हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज स्टॉक को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी खबर है कंपनी से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक के वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ यहाँ पर क्या आ रही है ये हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है, पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज विंस अदिति 1.0 चैलेंज फॉर मोबाइल ग्राउंड स्टेशन सिस्टम। ठीक है, मोबाइल ग्राउंड स्टेशन सिस्टम के लिए अदिति 1.0 चैलेंज को पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज ने जीता है। पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, न्यूज काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पर थोड़ा विस्तार से हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज अ सब्सिडरी ऑफ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज has won the Aditi 1.0 challenge for mobile ground station in SXKA band for transmitting and receiving data from satellites। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बोला कि पारस डिफेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है, नाम है जिसका पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। इन्होंने अदिति 1.0 चैलेंज को जीता है। किस चीज़ के लिए? मोबाइल ग्राउंड स्टेशन के अंदर SXKA बैंड के लिए। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इस बैंड की बात करें तो यहाँ पर देखो, फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है। थोड़ा सा और डिटेल्स में हम आगे चलकर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। देखो यहाँ पर आदिति के बारे में हो सके तो कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। तो देखो आदिति ये जो है, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। चलो इसे समझते हैं। द स्कीम या फिर चैलेंज कहें, वॉज लॉन्च्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DIO अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई एक स्कीम है ये अदिति। ठीक है, जिसमें डिफेंस इनोवेशन को सपोर्ट किया जाता है ना। देखो यहाँ पर बताई जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अदिति, यानी कि इसका फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स, अ स्कीम अंडर आइडेक्स फॉर प्रमोटिंग इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आइडेक्स के तहत ये एक स्कीम चलती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें डिफेंस इनोवेशंस को सपोर्ट दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो, प्रमोटिंग इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो काफ़ी अच्छी बात है। इनोवेशन को सपोर्ट अगर नहीं दी जाएगी तो नए नए जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे आएंगे देश में, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट की इस प्रकार की स्कीम्स चलती है। अब दोस्तों, सिंपल तौर पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, उनको सपोर्ट दिए जाते हैं इस प्रकार के स्कीम्स के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है, एज पर द स्कीम पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज इज एलिजिबल फॉर अ ग्रांट अमाउंट अप टू 50% ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट यानी कि PDB विथ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ RS 25 करोड़। ठीक है, तो देखो इस स्कीम के तहत पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज जो है ये अब एलिजिबल हो चुका है। जो अभी प्रोडक्ट की हमने बात की, यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट, एक मिनट, मोबाइल ग्राउंड स्टेशन सिस्टम। तो इस चीज़ के लिए अदिति स्कीम के तहत गवर्नमेंट के द्वारा
पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट की जाएगी। ठीक है, इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में जो भी बजट होगी उसका 50% का सपोर्ट दिया जाएगा। और 50% बोले तो यहाँ पर इसकी लिमिट है अप टू 25 करोड़। ठीक है, तो इसकी डेवलपमेंट में 25 करोड़ तक की सपोर्ट दी जाएगी आदिति स्कीम के द्वारा पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को। तो ये खबर है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जा रही है पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के द्वारा और इसमें आदिति स्कीम की सपोर्ट मिलेगी कंपनी को। और जो भी बजट होने वाली है इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की उसमें 50% की सपोर्ट मिलेगी स्कीम के द्वारा। जो कि अमाउंट वाइज बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर बताई जा रही है 25 करोड़ तक सपोर्ट मिल सकती है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, द मोबाइल ग्राउंड स्टेशन इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंडिया की सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क में एक क्रिटिकल कंपोनेंट ये होती है मोबाइल ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, ये चलता फिरता जो होता है उसे मोबाइल कहा जाता है। बेसिकली स्मार्टफोन वाला मोबाइल नहीं समझना। ठीक है, जो भी मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकती है चीज़ें, वहाँ पर मोबाइल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। It will enable the transmission and reception of data from satellites in S, X and Ka bands. This will have a wide range of applications including military communications, disaster relief and remote sensing. तो दोस्तों इन जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो मिलिट्री कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, फिर डिज़ास्टर रिलीफ में एंड रिमोट सेंसिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द ग्रांट फ्रॉम DIO will help Paras anti-drone technologies to further develop and commercialize its mobile ground station. तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस सपोर्ट के माध्यम से पारस एंटी ड्रोन को काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट मिलेगी इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियलाइजेशन में। ठीक है, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो दोस्तों अगले कुछ सालों में ये जो कंपनी है ये इस प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी स्टार्ट कर देगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को। तो ये खबर है, बेसिकली काफ़ी अच्छी खबर है। लॉन्ग रन में इस प्रोडक्ट के माध्यम से कंपनी को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे और पारस डिफेंस की सब्सिडरी कंपनी है तो डेफिनेटली पारस डिफेंस को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल रेशियोज को वैसे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया ही करते हैं तो बार बार डिस्कस करने का आई थिंक कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर देखो, अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 114 की पी है, इंडस्ट्री पी 77.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम 5 इयर्स के मीडियन पी से कंपेयर करें यहाँ पे तो लगभग 82 की है मीडियन पी, तो इसके कंपैरिजन में भी ज़्यादा ही है। तो पी रेशियो की ओवरऑल बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। फिर पीजी रेशियो देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 11.9 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें फिलहाल तो वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव है अभी काफ़ी ज़्यादा। एंड मार्केट कैप काफ़ी कम है स्टॉक की, सिर्फ 4,375 करोड़ की, काफ़ी छोटी कंपनी है। तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो देखो, पर्सनली अगर यहाँ पर मैं अपनी बताऊँ तो देखो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अंदर पास्ट 3 इयर्स एंड TTM, ये जो दोनों डेटा है ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। पास्ट 5 इयर्स में कुछ खास नहीं है, सिर्फ 10%। एंड अगर हम यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ पास्ट 3 इयर्स की जो डेटा है ये ज़्यादा मुझे ठीक लग रही है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो TTM में सिर्फ 13% और 5 इयर्स में सिर्फ 10%।
तो ये कुछ खास नहीं है। अब देखो जिस प्रकार की मार्केट कैप है कंपनी की, उस हिसाब से जितना बेहतरीन यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ होगा, जितना बेहतरीन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ होगा, उतने बेहतरीन तरीके से हमारे फ्यूचर में रिटर्न्स बनने के चांसेज होते हैं फ्यूचर में, क्योंकि उस प्रकार से कंपनीज के ग्रो करने के चांसेज होते हैं। अब देखो अगर हम स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वहां पर रिस्क ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि हमें वहां पर ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न्स मिले। ठीक है, इसलिए तो हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं स्मॉल कैप्स के अंदर। अब देखो ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न्स कैसे बनेंगे, जब कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। बढ़िया तरीके से ग्रो कैसे करेगी, जब कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़िया तरीके से बढ़िया परसेंटेज में बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें, स्पेशली इतने छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज की बात करें, तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी ये होती है कि एटलीस्ट इस प्रकार की कंपनीज के अंदर 20 to 25% के CAGR से ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ही मैं इन्वेस्टमेंट की सोचता हूँ। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा देखकर इन्वेस्ट कर देना है, बिल्कुल नहीं। और भी जो पैरामीटर्स हैं उनको भी देखना जरूरी है, लेकिन इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है कि एटलीस्ट कंसिस्टेंसी के साथ 20 to 25% की ग्रोथ होनी चाहिए ये सेगमेंट में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। पास्ट 5 ईयर्स की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की डेटा काफ़ी कम है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पास्ट 5 ईयर्स में यहाँ पर भी कम है, एंड TTM में भी कम है। पास्ट 3 ईयर्स की डेटा ठीक है। अब देखो इसे अगर मैं कंपेयर करूँ जेन टेक्नोलॉजीज के साथ में, तो जेन टेक्नोलॉजीज भी एक मतलब डिफेंस कंपनी ही है, लेकिन इससे मार्केट कैप में काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन वो भी आफ्टर ऑल एक स्मॉल कैप कंपनी ही है। लेकिन अगर उनकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा आप लोग देखोगे, हमने डिस्कस भी किया है काफ़ी सारे वीडियोज में, तो उनकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके कंपैरिजन में तो यार बहुत ही लाजवाब है। तो उस प्रकार की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ होती है ना, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही बढ़िया कन्विक्शन मिलता है। ठीक है, वैसे तो देखो पास्ट की डेटा देखकर फ्यूचर का हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर में एकदम सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन पास्ट की ग्रोथ की डेटा देखकर एक विजिबिलिटी बनती है कि हाँ शायद पास्ट में भी कंपनी इस प्रकार से ग्रो करे, है ना। तो इसके कंपैरिजन में मैं उस कंपनी को चूज करना ज़्यादा बेटर समझूंगा। मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि वो भी कंपनी ओवरऑल अभी भी स्मॉल कैप ही है और ये कंपनी भी स्मॉल कैप है। तो वहाँ पर भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन इसके कंपैरिजन में रिस्क वहाँ पर थोड़ा कम है, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए मैं इसके कंपैरिजन में उस कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन अभी वो जो कंपनी है वो अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुँच चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो चलो ठीक है, यहाँ पर ये रिटर्न्स किस प्रकार से बने हैं पास्ट में वो चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद देखो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट के साथ है। तो इस वजह से पर्सनली मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो आपको भी ठीक नहीं लगेगा। हो सके तो आपको अपनी स्टडी अपने एनालिसिस के अनुसार ये स्टॉक बढ़िया लग रही होगी, और अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म के लिए और आप डिफेंस सेक्टर के अंदर वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आपने अपना एक बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगा दिया, तो इस गलती को करने से बचना है। कई सारे बिगिनर्स इस गलती को करते हैं। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, खास करके इन कंपनियों के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, कंपनी आपको पसंद है, देखो लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रो कर सकती है अगर बढ़िया तरीके से इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं तो। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर हम, और देखो स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पर हम कम से कम रिस्क लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
तो लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे, ठीक है। बाकी देखो, अगर अभी किन्हीं को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसी डिस्काउंट अवेलेबल है, तो डिस्काउंट तो ओवरऑल बढ़िया है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 1085 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग स्टॉक में 30 से 31% की डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो ठीक है, एसआईपी की शुरुआत करने के लिए, एक साथ बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर स्टॉक के अंदर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ, सोच समझकर एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज डाल दिया इस एक स्टॉक के अंदर, तो इस गलती को करने से बचना है, ठीक है। एंड देखो, यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि एक ट्रायंगल टाइप की पैटर्न बनी हुई है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट अगर मिलती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तभी हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर देखो, अभी ट्रेंड लाइन के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन से हो सके तो प्रॉफिट बुकिंग भी चालू हो जाए, और प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ये होगी हमारी 986 की, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब देखो, एक चीज़ और कहना मैं भूल गया था। देखो गाइज, यहाँ पर अभी हमने आपके साथ ये बात शेयर किया कि इसके कंपैरिजन में मुझे जेन टेक्नोलॉजीज ज़्यादा बेटर लगती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा, बाकी और भी चीज़ें जो है वहाँ पर बहुत ही बेटर मुझे मिल रही है इसके कंपैरिजन में, तो मैं उसके साथ चलना प्रेफर करूँगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये कंपनी बेकार हो गई, ये भी कंपनी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन पर्सनली मुझे इसके कंपैरिजन में वो कंपनी ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। अब किसी की पसंद ये भी हो सकती है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो कमेंट सेक्शन में नेगेटिवली तौर पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।